हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, एक बार फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए, उसी पे चर्चा करेंगे। ये राजस्थान समान पात्रता परीक्षा सेट है, उसी पे चर्चा करने वाले हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो 27 सितंबर 2024 को एग्ज़ाम हुआ था। ठीक, प्रथम और द्वितीय चरणों की परीक्षाओं का हल है इसमें, उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी लोग बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो चलिए, टाइम को न वेस्ट करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, करें कालबेलिया नृत्य कला रूप को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में किस वर्ष में सम्मिलित किया गया था? 2008, 2009, 2010, 2011। अनुत्तरित प्रश्न। तो देखिए, यहाँ 5 विकल्प दिए हैं। 5 विकल्प दिए हैं, तो 2010 में देखिए, है ना, 2010 में। अब इसकी व्याख्या देखिए, है ना। कालबेलिया नृत्य को साल 2010 में यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया था। कालबेलिया नृत्य राजस्थान की कालबेलिया जनजात से जुड़ा है। इसी सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर नृत्य भी कहा जाता है। यह नृत्य कालबेलिया समुदाय की खानाबदोश जीवनशैली को दर्शाता है। इस नृत्य में पुरुष पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाते हैं और महिलाएं नृत्य करती हैं। कालबेलिया नृत्य में महिलाएं पारंपरिक काले घूमने वाले स्कर्ट पहनती हैं। इस नृत्य में नृत्यांगनाओं की लोच और गति दर्शकों को मोहित कर लेती है। इस नृत्य के संगीत में इस नृत्य के संगीत में आमतौर पर पुंगी, ढोलक और खंजरी जैसे वाद्य यंत्र सम्मिलित होते हैं। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में उन अमूर्त विरासत तत्वों से बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने में मदद करती है। तो ये इस क्वेश्चन का व्याख्या था। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व किया था? विजय सिंह पथिक, चूनाराम पुनिया, कंवर विजयपाल, सुरेंद्र सिंह। अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें जो इसका आंसर है विजय सिंह पथिक। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कई लोगों ने किया, जिनमें ये प्रमुख थे: साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, फतेह करण चारण। कह रहे बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के बिजोलिया में हुआ था। यह आंदोलन 1897 में शुरू हुआ था और इसका मुख्य मकसद भू राजस्व और अन्य करों के खिलाफ विरोध करना था। इस आंदोलन की कुछ खास बातें हैं। आंदोलन की शुरुआत बिजोलिया जहांगीर से हुई थी और फिर ये आसपास की जागीरों में भी फैल गया। आंदोलन के दौरान हजारों किसानों को गिरफ्तार कर अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया। और इसमें कुछ पॉइंट हैं। आंदोलन के तीसरे चरण में 1927 विद्यार्थियों ने अपने समाचार पत्र प्रताप के जरिए और पथिक ने अपने समाचार पत्र राजस्थान पत्रिका के जरिए लोगों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किस नियम के अंतर्गत हिंदी की परगामी प्रयोग को प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से पूरे भारत को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है? राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1967, राजभाषा अधिनियम 1973, राजभाषा अधिनियम 1976। अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें है राजभाषा नियम 1976। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि राज्यों को 3 वर्गों में बांटा गया है। राजभाषा नियम 1976 के मुताबिक केंद्र सरकार के कार्यालयों में टिप्पणी लिखने के लिए कोई कर्मचारी हिंदी या अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, राजभाषा नियम 1976 के मुताबिक केंद्र सरकार के कार्यालयों में, प्रेस और अन्य कार्यालयों के अनुदेश हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी होने चाहिए। अगला प्रश्न है, किस खिलाड़ी को टेबल टेनिस हेतु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया? कमलेश मेहता, मनिका बत्रा, शरत कमल अचंता, सौम्यजीत घोष। इन उत्तरित प्रश्न तो हैं शरत कमल अचंता। इसकी व्याख्या पे आते हैं। कह रहे हैं टेबल टेनिस खिलाड़ी अजंता शरत कमल को साल 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह पुरस्कार उन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया था। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान। यह पुरस्कार पिछले 4 सालों में किसी खिलाड़ी के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, जिसमें 25 लाख रुपये का नकद पुरस्कार, 1 पदक और सम्मान पत्र दिया जाता है। शरत कमल को यह पुरस्कार पाने में मनिका बत्रा के बाद दूसरा टेबल टेनिस खिलाड़ी होने का गौरव मिला है।
शरत कमल ने राष्ट्रमंडल खेलों में कुल 13 पदक जीते हैं। साल 2022 में बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में उन्होंने पुरुष एकल, पुरुष टीम और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीते थे। इसके बाद अलावा उन्होंने पुरुष युगल में रजत पदक भी जीता था। तो ये इस क्वेश्चन का व्याख्या है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं? शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार है ना। व्याख्या। भारत के संविधान के में संपत्ति के अधिकारों को पहले अनुच्छेद 19(1)(f) के और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार माना गया था। 44वें संविधान संशोधन के तहत या जरिया साल 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से अधिक विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था, परंतु इस संशोधन के बाद इस अधिकार को अनुच्छेद 300(a) के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीवमंडल रिजर्व का मुख्य जीव है? सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, कच्छ, पन्ना, अनुत्तरी प्रस्थ। तो ये है ग्रेट निकोबार। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे खारे पानी का मगरमच्छ अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मैंग्रोव जंगलों और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। मगरमच्छ भारत के पूर्वी तट से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक पाए जाते हैं। इनके बारे में मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। कह रहे खारे पानी में मगरमच्छ को एस्टुरीन मगरमच्छ, इंडो पैसिफिक मगरमच्छ, समुद्री मगरमच्छ और साल्ट भी कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे बड़े जीवित सरीसृप। नर खारे पानी के मगरमच्छ की लंबाई 23 फुट 7 मीटर और वजन 2205 पाउंड 1000 किलोग्राम तक हो सकता है। मादा खारे पानी के मगरमच्छ ज़्यादातर 3 मीटर 9.8 फुट से ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं। इनका सामान्य जीवनकाल जंगल में 70 से 100 साल और कैद में 100 से 120 साल के बीच होता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, लूनी, साबरमती, खारी, अनुत्तरी प्रस्थ। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल है। ठीक। व्याख्या देखते हैं। चंबल नदी राजस्थान से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी। चंबल नदी पश्चिमी मध्य प्रदेश में महू के दक्षिण में विंध्याचल श्रेणी की जनापाव पहाड़ियों से निकलती है या मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और अंत में यमुना नदी में मिल जाती है। कह रहे शिप्रा, छोटी कालीसिंध है ना, शिप्रा, छोटी कालीसिंध, सिवाना, रेतम, अंसार, कालीसिंध, बनास, पार्वती, रिसना, कुंवरी है ना, कुंवरी, कुनो, अलनिया, मेज, चाकन, पार्वती, चमला, गंभीर, लखुंदर, खान, बंगेरी है ना, केदल और तेलर। कला नदी चंबल की सहायक नदियां हैं ना, ये उसके बारे में देख लीजिए। और कुछ पॉइंट दिए अब उसमें भी देखते हैं। कह रहे हैं गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज चंबल नदी पर महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं। चंबल यमुना नदी की सहायक नदी है। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में बरकाना जलप्रपात स्थित है? कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो कर्नाटक में बरकाना जलप्रपात और कर्नाटक में। व्याख्या। सीता नदी द्वारा निर्मित बरकाना जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में शिवमोगा जिले में अगुम्बे के पास स्थित एक झरना और यह जलप्रपात भारत के 10 सबसे ऊंचे झरनों में से एक है। यह झरना क्षेत्र केवल बरसात के मौसम में पानी से भरता है। बरकाना जलप्रपात अगुम्बे से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग 500 फीट है और ये क्षेत्र पश्चिमी घाट के घने जंगलों से घिरा हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक क्यों अकार्बनिक है? प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम, ग्रेफाइट। अनुत्तरित प्रश्न तो है ग्रेफाइट।
इसकी व्याख्या देखते करें। ग्रेफाइट एक अधात्विक खनिज है। ग्रेफाइट कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। यह काले भूरे रंग का होता है और इसमें एक विशेष चमक होती है। यह पृथ्वी के सबसे नरम खनिजों में से एक है। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल स्नेहक इलेक्ट्रोड, सौर पैनल और बैटरी जैसे इलेक्ट्रॉनिक घटकों में किया जाता है। ग्रेफाइट को आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक लेड या प्लम्बेंगो भी कहा जाता है। ग्रेफाइट भारत के अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन लौह अयस्क का प्रकार नहीं? लौह उल्का, सिडेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट। अंतरित प्रस्तुत है लिग्नाइट। व्याख्या आते हैं। कह रहे हैं लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। यह सबसे निम्न गुणवत्ता वाला कोयला होता है। लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा 25 से 35% होती है। इसमें पन्नमी की मात्रा ज़्यादा होती है और सल्फर और पारा जैसे अन्य यौगिक भी होते हैं। लिग्नाइट कोयला प्राकृतिक रूप से संपीड़ित पीट से बनता है। यह लाखों सालों में वायुहीन वातावरण में पड़े हुए दबाव और तापमान की वजह से पौधों की सामग्री के आंशिक अपघटन से बनता है। लिग्नाइट कोयले का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए किया जाता है। भारत में लिग्नाइट के भंडार मुख्य रूप से तमिलनाडु, पुदुचेरी, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं, है ना। भूरा कोयला किसे कहा जाता है, देखिए, है ना। भूरा कोयला किसे कहा जाता है, देखिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं किस भारतीय ने 2023 का रैमन मैगसेसे पुरस्कार जीता? इनमें से सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। कैलाश विद्यार्थी, गजल अलख, गौतम अडानी, रवि कन्नन। अनुत्तरित प्रश्नों कौन है? रवि कन्नन। व्याख्या पे आते हैं। रवि कन्नन ने 2023 रैमन मैगसेसे पुरस्कार जीता। रैमन मैगसेसे पुरस्कार को अक्सर एशिया का प्रमुख पुरस्कार और सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। कन्नन को भारत के असम में वंचित आबादी को व्यापक कैंसर देखभाल प्रदान करने में उनकी कार्य के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रफ़ी अहमद किदवई। नौतरित प्रस्तों से सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, व्याख्या पे आते हैं। कह रहे हैं सरदार वल्लभ पटेल ने भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान के रूप में 2014 से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उन्हें भारत में मौलिक अधिकारों का पिता माना जाता है। उन्होंने लोकप्रिय रूप से भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। उन्हें भारत के सिविल सेवकों के संरक्षक संत के रूप में भी याद किया जाता है। 1931 में कराची अधिवेशन के दौरान उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 49वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। वह विधानसभा द्वारा गठित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों की समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1991 में मरणोपरांत भारत में सम्मानित किया गया था। गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ पटेल की श्रद्धांजलि है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? मंत्रिमंडल, समिति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद। अनुत्तरित प्रश्न तो राष्ट्रपति तो कौन है? संसद। संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को नई सीमाएं या राज्य बनाने का अधिकार देता है और इस प्रकार कानून में अनुकूल परिवर्तन करके क्षेत्रों को बदलने या मौजूदा राज्यों के नाम बदलने का अधिकार देता है। नए राज्यों का गठन किया जा सकता है और मौजूदा राज्यों को सीमाएं बनाकर या हटाकर भंग किया जा सकता है। शक्ति संसद के पास रहती है। राज्य भारत से अलग नहीं हो सकते क्योंकि भारत स्वतंत्र राज्यों का एक साथ अपने आने के अनुबंध से नहीं बना था। इस संबंध में राज्यों की अपनी कोई शक्ति नहीं है। इस अर्थ में भारत में एकात्मक सरकार है। भारत में एकात्मक सरकार। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से पद
का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, अनुत्तरित प्रस्ताव, उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री का पद एक तरह का अनौपचारिक पद है जिसका संविधान में उल्लेख नहीं है। यह एक साधारण कैबिनेट मंत्री की तरह काम करता है। उप मुख्यमंत्री की नियुक्ति सत्ताधारी दल द्वारा केवल राजनीतिक स्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए की जाती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से प्रायः कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? प्रधानमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल। अनुत्तरित प्रश्न है राज्यपाल। व्याख्या पे आते हैं। राज्य विश्वविद्यालयों में राज्य का राज्यपाल उस राज्य के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति होता है, जबकि राज्यपाल के रूप में वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से कार्य करता है। कुलाधिपति के रूप में वह मंत्रिपरिषद के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और विश्वविद्यालय के सभी मामलों पर स्वयं निर्णय लेता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी विनियमन 2018 के अनुसार एक विश्वविद्यालय के कुलाधिपति की नियुक्ति सामान्य मुख्य रूप से कुलाधिपति द्वारा विधिवत गठित खोज सह चयन समिति द्वारा अनुशंसित 3 से 5 नामों के पैनल से की जाती है। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सती प्रथा उन्मूलन से साथ जुड़े हुए थे? विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। अनुत्तरित प्रश्न गोविंद राणा डे। तो इसमें थे राजा राम मोहन राय। इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे बंगाल के महान हिंदू सुधारक राजा राम मोहन राय ने बंगाल के हिंदू समाज में प्रचलित कई सामाजिक बुराइयों से लड़ी और सती प्रथा प्रमुखों में से एक थी। उन्होंने अपनी ही भाभी की लाइव हत्या देखी थी। उन्होंने 1812 में इस प्रथा के खिलाफ अपना संघर्ष शुरू किया। राजा राम मोहन राय सती के खिलाफ एक मुखर प्रचारक थे। उन्होंने तर्क दिया कि वेदों और अन्य प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथों ने सती को मंजूरी नहीं दी। उन्होंने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी में इसके विरोध निषेध की वकालत करते हुए लेख लिखे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी प्रशासन से इस प्रथा पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1928 में भारत के लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1828 में भारत के गवर्नर जनरल बने। उन्होंने सती, बहुविवाह, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कई प्रचलित सामाजिक बुराइयों को दबाने में राजा राम मोहन राय की मदद की। लॉर्ड बेंटिंक ने ब्रिटिश भारत में कंपनी के अधिकार क्षेत्र में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया। इस क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी, आरती मजूमदार, बाबा आमटे, वीर सावरकर। उत्तर प्रदेश। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीर सावरकर के द्वारा लिखी गई। व्याख्या पे आते हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक पुस्तक के लेखक विनायक दामोदर सावरकर थे। यह पुस्तक पहली बार वर्ष 1909 में नीदरलैंड में प्रकाशित हुई थी और शुरुआत में इसे मराठी में लिखा गया था। पुस्तक को फिर से भगत सिंह द्वारा प्रकाशित किया गया और उर्दू और पंजाबी में अनुवाद किया गया। सत्य के प्रयोग, हिंद स्वराज में मेरे सपनों का भारत, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, गीता बोध आदि कुछ सबसे प्रसिद्ध महात्मा गांधी की पुस्तकों के नाम हैं। अगला प्रश्न करें संयुक्त राष्ट्र ने निम्न में से किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के दिशा निर्देशों को अपनाया? 1979, 1981, 1983, 1985। उत्तरित प्रश्न तो 1985 में। व्याख्या पे आते हैं। कह रहे उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देश UNGCP प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण कानून प्रवर्तन संस्थानों और निवारण प्रणालियों की मुख्य विशेषताओं को निर्धारित करने और इच्छुक सदस्य राज्यों को लागू और क्षेत्रीय कानूनों, नियमों और विनियमों को तैयार करने और लागू करने में सहायता करने के लिए सिद्धांतों का एक मूल्यवान सेट है जो उनके अपने आर्थिक और सामाजिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। साथ ही सदस्य राज्यों के बीच अंतर्राष्ट्रीय परिवर्तन सहयोग को बढ़ावा देने और उपभोक्ता संरक्षण में अनुभवों को साझा करने को प्रोत्साहित करें। दिशा निर्देशों को पहली बार 16 अप्रैल 1985 के संकल्प 39.248 में महासभा द्वारा अपनाया गया था। बाद में 26 जुलाई 1999 के संकल्प E/1999/INF/2/INF
I2 में आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा प्रस्तावित किया गया और हाल ही में 22 दिसंबर 2015 के संकल्प 75 में महासभा द्वारा संबोधित किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। कार्य निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करती है? RBI, LIC, IRDAI, सेबी, अनुत्तरित प्रश्नों IRDAI, ठीक है। बीमा से आई से इंश्योरेंस, बीमा। भारत में बीमा उद्योग को नियंत्रित करने वाली संस्था का नाम भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA है। IRDA बीमा उद्योग को नियमित करने और विकसित करने के लिए एक स्वायत्त निकाय है या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है। IRDA की स्थापना साल 1999 में हुई थी। IRDA का मुख्यालय हैदराबाद में है। कहाँ? हैदराबाद में। और देखिए कुछ इसमें पॉइंट दिया हुआ है व्याख्या में। IRDA का काम बीमा कंपनियों, मध्यस्थों और बीमा क्षेत्र से जुड़ी दूसरी संस्थाओं के कामकाज की देखरेख करना है ना। अगले प्रश्न पर चलते करें। नीति आयोग की स्थापना की गई थी। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प में 1 जनवरी 2014, 15 अगस्त 2014, 15 अगस्त 2015, 1 जनवरी 2015 उपयुक्त प्रश्न। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, है ना। देखिए ये इसकी व्याख्या है, देख लीजिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन तृतीय कोयले के संदर्भ में सही नहीं है? इसे भूरा कोयला के नाम से भी जाना जाता है, यानी निम्न गुणवत्ता का कोयला होता है। यह देश के कुल कोयला उत्पादन में 25% का योगदान देता है। यह तृतीय गुण के ओलिगोसिन काल की चट्टानों में पाया जाता है। उत्तरित प्रश्न तो ये है, यह देश के कुल कोयला उत्पादन में 25% का योगदान देता है, यही सही नहीं है। ठीक, देखिए इसकी व्याख्या दिया हुआ, व्याख्या देख ली, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कोयला से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि है ना पूछा जाता है उत्पादन कहाँ पर कौन कौन सा कोयला होता है कहाँ। देख लीजिए, है ना व्याख्या। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं करेवा बनावट फॉर्मेशन किसी खेती के लिए उपयोग है? का से करेवा, का से केसर, है ना। का से करेवा, का से केसर। तो व्याख्या पे आते हैं। केसर, कपास, जूट, कॉफ़ी, पर तो करेवा बनावट फॉर्मेशन जो है केसर के लिए होता है। करेवा एक स्थलाकृत जो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है, एक आकार घाटी होती है जो झेलम नदी और उसकी सहायक नदियों के ऊपर स्थित होती है। करेवा शब्द का शाब्दिक अर्थ उन्नत टेबल लैंड। करेवा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमुख बिंदु। करेवा प्लेइस्टोसीन युग के झीलीय भंडार है। करेवा का निर्माण लाखों सालों में हुए अवसादन का नतीजा है। करेवा में रेत, मिट्टी, गाद, लिग्नाइट और बजरी जैसे तत्व पाए जाते हैं। करेवा की मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होती है। करेवा में कई मानव बस्तियों और सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? रामगंगा, सोन, गोमती, घाघरा, अनुचित परंतु सोन है। अमरकंटक पठार पर उत्पन्न सोन नदी दाहिनी तट पर गंगा की बड़ी सहायक नदी है। पटना के पश्चिम में आ रहा है, जहाँ यह पठार के किनारे पर झरनों की एक श्रृंखला उत्पन्न करने के बाद गंगा में शामिल होने के लिए पहुँचती है। गंगा नदी की कई सहायक नदियाँ हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं। बाएं किनारे की सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, महानंदा। दाएं किनारे की सहायक नदियां हैं यमुना, सोन, पुनपुन, किऊल, कर्मनासा, चंदन, दामोदर, रूपनारायण, तमसा। अगला प्रश्न कहने सोन नदी से किसकी सहायक नदी है? सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा, यमुना, महानदी, नर्मदा, अनुत्तर तो गंगा, है ना, गंगा की सहायक नदी। व्याख्या देखिए। अमरकंटक पठार पर उत्पन्न सोन नदी दक्षिण तट पर गंगा की बड़ी सहायक नदी है। पटना
तो पश्चिम में आ रहा है या जहाँ यह पठार के किनारे पर झरनों में एक श्रृंखला उत्पन्न करने के बाद गंगा में शामिल होने के लिए पहुँचती है। अगला प्रश्न करें, सुदूर सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, अरावली, उत्तर प्रदेश। तो सुदूर सबसे दक्षिण हिमालय को शिवालिक के नाम से जाना जाता है। व्याख्या, शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है जो उत्तर में मध्य हिमालय और दक्षिण से में सिंधु गंगा के मैदानों में के बीच स्थित है ना। इसकी और व्याख्या है, उसको भी देखते हैं। कह रहे हैं ये दक्षिण में सिंधु और गंगा नदियों के मैदान से अचानक निकलते हैं और उत्तर में हिमालय की मुख्य श्रृंखला के समानांतर हैं। वे घाटियों के द्वारा मुख्य हिमालय पर्वतमाला से अलग। अगला प्रश्न करें, मुख्य रूप से भारत की प्राचीनतम तेल रिफाइनरी कौन सी है? मथुरा रिफाइनरी, कोयली रिफाइनरी, डिगबोई रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी, उत्तर प्रदेश। तो डिगबोई रिफाइनरी। डिगबोई अब है कहाँ पर है भी देखिए। व्याख्या पे आते हैं। कह रहे हैं भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई तेल शोधनागार है। इसकी स्थापना साल 1901 में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड ने की थी। यह एशिया की सबसे पुरानी और सबसे लंबी समय से चलने वाली तेल रिफाइनरी है। डिगबोई को असम का तेल शहर कहा जाता है। यहाँ एशिया में पहला तेल कुआं खोदा गया था। साल 1947 तक डिगबोई की देश की एकमात्र तेल रिफाइनरी थी। डिगबोई रिफाइनरी प्राचीन जैव विविधता के बीच स्थित है। यह रिफाइनरी IOCL की पहली ऐसी रिफाइनरी जो BS4 के अनुरूप है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है या इनमें से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला का एक भाग है? नीलगिरी पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पहाड़ियाँ, नेपिर बंजाल पर्वत, तो ये नीलगिरी पर्वत है। देखिए इसकी व्याख्या दी है। ठीक। कह रहे हैं डॉक्टर सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह सहायता योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 2006, 2007, 2010, 2012। तो 2006 में। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्रिटिकल मिनरल सम्मेलन समिट 2024 किस शहर के संयुक्त प्रदेश में आयोजित किया गया? मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, उत्तर प्रदेश। तो नई दिल्ली में। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लीजिए, इसकी व्याख्या भी दिया हुआ है। जो है ना सम्मेलन हुआ था। अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहे हैं पूना समझौता 1932 में किन नेताओं के संबंधित? महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उत्तर प्रश्न डी ऑप्शन। देख लीजिए इसकी व्याख्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याख्या देखिए ना, कब हुआ था? पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। समझौता 24 सितंबर 1932 को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया? दलित वर्ग संगठन महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल, मोहम्मद अली जिन्ना। उत्तर इस प्रश्न को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसकी व्याख्या पे आते हैं। ये देखिए इसकी व्याख्या दिया वो देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबर किसका एक पॉलीमर है? इथिलीन, आइसोप्रीन, इथेन, बुटाडाइन। तो आइसोप्रीन का ये व्याख्या है। देखिए व्याख्या इसका ना, देखिए इसमें सब व्याख्या दिया हुआ है। व्याख्या देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, देश की स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों का भारतीय संघ में विलय के तहत किया गया। इंस्ट्रूमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट लीग। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बी ऑप्शन। व्याख्या देख लीजिए। अगले प्रश्न पे आते हैं। वर्गीज कुरियन को भारत में किस क्रांति के नाम की किस क्रांति के जनक के रूप में जाना जाए? श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, लाहित रक्त क्रांति या नुतित क्रांति। तो श्वेत क्रांति। इसकी व्याख्या देख लीजिए।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। 2004 में चंदौली की राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। जब भारत के कौन से राज्य में? चंदौली पश्चिम बंगाल, मेघालय, महाराष्ट्र, हरियाणा, तो ये है महाराष्ट्र। चंदौली देखिए, है ना, चंदौली, कन्फ्यूज ना होइए, उत्तर प्रदेश चंदौली, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसकी व्याख्या यहाँ पर भी दिया हुआ, देखिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। कहने निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है, यदि प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों और मतदान के 2/3 बहुमत के साथ पारित किया जाता है? उनसे सबसे उपयुक्त चुने। अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 249। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 249 में शायद राज्यसभा का मोनोपॉली है। अनुच्छेद 249 कहता है कि यदि राज्यसभा उपस्थित में और मतदान बहुमत के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा घोषित करती कि राष्ट्रीय हित में समीचीन होना आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले में संबंध में कानून बनाना चाहिए। अगले प्रश्न में चलते। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? 343। देख लीजिए ये ऑप्शन। ठीक। सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी ट्राइब्यूटरी कौन सी है? सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम, तो है चेनाब, है ना। देखिए इसकी व्याख्या। व्याख्या देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए इसकी व्याख्या यहाँ पर भी दिया हुआ है। अगला प्रश्न। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त किया जाता है? कुलवृक्ष, कुसुम पेड़, खैर पेड़, सहतूत पेड़, तो खैर पेड़ से कत्था। देखिए इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न। किसके द्वारा 1859 में रील ऑफ लखनऊ चित्र पेंटिंग था? किसके द्वारा 1859 में रिलीफ आई एम सॉरी किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र पेंटिंग था? थॉमस जोन्स बारकर को, कैंपबेल, ओबम, हेवलॉक, 29। तो थॉमस जोन्स बारकर। इसकी व्याख्या देखिए दिया हो। अगला प्रश्न। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना कौन से वर्ष हुई? 1947, 1948, 1951, 1948 में। अब 1948। देखिए इसकी व्याख्या। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद के नियुक्त और पदच्युत के संबंध रखता है? 1970, 1972, 1974, 1975, 1973, 1974। देख लीजिए इसकी व्याख्या, है ना, व्याख्या दिया होगा। अगला प्रश्न। जिस दर से भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है उसे कहते हैं CRR, रिवर्स रेपो रेट, SLR, रेपो रेट, तो रेपो रेट। और रिवर्स रेपो रेट जब RBI लेगा, है ना, वाणिज्यिक बैंकों से। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम है भास्कर 1, इनसेट 1, आर्यभट्ट, कल्पना, तो आर्यभट्ट 1975 में से, है ना। अगले प्रश्न से। ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में स्थान पर रहा? 17वें, 71वें, 37वें, 91वें, तो 71वें। ये देखिए व्याख्या दिया हुआ है ना। कुछ और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखिए। कह रहे हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी भाषा बोली जाती है? वागड़ी। कुछ और ये देखिए प्रश्न दिए हुए हैं। देख लीजिए।
तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा किया। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।